ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी स्टार्टेड द कंट्रोल कॉस्ट प्रोसेस, और उसमें हमने जो मेन चीज़ अभी हम देख रहे थे लास्ट टाइम, वो था अर्न वैल्यू एनालिसिस। और अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर या अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट इज़ अ बिगर थिंग, उसके अंदर हम एक चीज़ है अर्न वैल्यू एनालिसिस करते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि यार किस तरह हम अपनी अर्नड वैल्यू एंड प्लान्ड वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट, इन तीन चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी स्केजुअल वेरिएंस कैसे चेक करते हैं, हम अपनी कॉस्ट वेरिएंस कैसे चेक करते हैं, एंड हम अपनी स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम अपना स्केजुअल कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसे करते हैं। और इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, लाइक स्केजुअल वेरिएंस अगर पॉजिटिव हो तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव हो तो उसका क्या मतलब है, एसपीआई या सीपीआई 1 से ऊपर हो तो उसका क्या मतलब है, 1 से लेस हो तो क्या मतलब है, 1 के बराबर हो तो क्या मतलब है। और इसकी हमने इंटरप्रिटेशन समझी और इनके पीछे जो हिडन लॉजिक्स थी वो समझी, एंड देन व्हाई अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर इसको हम अर्न वैल्यू क्यों कहते हैं, इसके अंदर ये अर्न वैल्यू का क्या रोल है, ये हमने सारा कल कवर किया था। उसके बाद हम आए कि यार हम अपनी आज तक की जो भी हमारा लाइक फर्स्ट मंथ के एंड पे देख रहे हैं तो फर्स्ट मंथ के एंड तक, सेकंड मंथ को देख रहे हैं तो सेकंड मंथ के एंड तक, एंड सो ऑन। हम अपनी जब स्केजुअल वेरिएंस एंड स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड सॉरी कॉस्ट वेरिएंस एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये चारों चीज़ें जब हमें पता चल जाती हैं तो इनको सामने रखते हुए अब हम कुछ चीज़ें फोरकास्ट करते हैं। और फोरकास्ट के अंदर सबसे पहली बात हमने ये कही कि यार लेट्स से ये मेरे पास एक प्लान बजट था, मैंने इस तरह ये कॉस्ट बेसलाइन थी, और ये आखिर पे मेरा बजट एट कंप्लीशन बीएसी था। अच्छा, अभी तक मेरे पास लेट्स से ये 4 मंथ्स ये दरमियान में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, और या चले 1/3 करना इसको जो भी है। अच्छा, इस वक्त तक मेरी परफॉर्मेंस क्या रही, लेट्स से मेरी प्लान्ड वैल्यू यहाँ पे जितनी ये थी 10,000, या चलो 50,000 कर लेते हैं। मेरी प्लान्ड वैल्यू यहाँ पे थी कि मैंने 50,000 का काम करना है इस मंथ के एंड तक, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितना काम किया है। अगर तो मेरी अर्नड वैल्यू नीचे है तो इसका मतलब है मैंने कम काम किया है, अगर मेरी अर्नड वैल्यू ऊपर है तो इसका मतलब है मैंने ज़्यादा काम किया है, और अगर इस लाइन पे है तो फिर मैंने उतना ही काम किया है जितना मैंने प्लान किया था। तो हमने ये देखा कि हम अर्नड वैल्यू को प्लान्ड वैल्यू से जब कंपेयर करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम प्रोजेक्ट से कितना आगे और कितना पीछे हैं। अच्छा, लेट्स से फॉर द टाइम बिंग हम ये एग्जांपल ये लेते हैं या एक असम्पशन ये लेते हैं कि हम भाई हमने जो अर्नड वैल्यू किया या अर्न किया काम वो कम किया। अच्छा, कम काम किया, ओके फाइन। उसके बाद मैंने दूसरी एक एस्टिमेट ये किया या एक और चीज़ देखी कि मैंने ये जो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोग्रेस है मेरी, इसमें इतना काम करने के लिए मुझे कॉस्ट कितनी लगी है, और लेट्स से वो कॉस्ट मेरी यहाँ पे आ गई है। मैंने इतने का काम किया है अर्नड वैल्यू, और इतनी मेरी एक्चुअल कॉस्ट आई है। नाउ डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो कि मेरे पास अब मेरा बजट क्या होगा फ्यूचर में, मेरा प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट होगा, क्योंकि अब मुझे नजर आना शुरू हो गया कि ये बजट एट कंप्लीशन पे तो नहीं होने जा रहा। इसके लिए मैं कहता हूँ कि यार ये मैं अपना जो बाकी काम मेरा रहता है उसका एक एस्टिमेट लगाऊंगा। अब वो जो एस्टिमेट होगा बेसिकली वो मुझे ये बताएगा कि अभी तक की जितना मैंने खर्चा कर लिया प्लस वो जो एस्टिमेट टू कंप्लीट हम उसको कहते हैं वो कितना है। ये दोनों जब मैं मिलेंगे तो मेरा नया आप कह लें कि एक एस्टिमेट आएगा, और उस एस्टिमेट को हम कहते हैं एस्टिमेटेड कंप्लीशन। ठीक है, दैट मीन्स कि अब मेरा प्रोजेक्ट वो बजट एट कंप्लीशन में शायद ख़त्म ना हो, मैंने फोरकास्ट किया है, और वो फोरकास्ट मैंने ये किया कि अब मेरा प्रोजेक्ट एस्टिमेट एट कंप्लीशन पे ख़त्म होगा। अच्छा, और उसके लिए मैंने कहा कि अभी तक जितना लग गया वो तो लग गया, वो वापस नहीं आएगा, प्लस जो बाकी काम मेरा रहता है उसके उसको करने में कितना पैसा लगेगा वो मैं जब ऐड करता हूँ, और उसको हम कहते हैं एस्टिमेट टू कंप्लीट। तो एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेट टू कंप्लीट जब मैं करूंगा तो मेरे पास एस्टिमेट एट कंप्लीशन आएगा। यहाँ पे एक दो सिनेरियो में ग्राफिकली आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स से टाइम के लिहाज से मेरी जितनी प्लान्ड वैल्यू थी अर्नड वैल्यू उतनी ही है, मैंने उतने का ही काम किया जितने का मैंने जितने का प्लान किया हुआ था। तो टाइम के लिहाज से तो मेरा प्रोजेक्ट इधर ही कंप्लीट होगा जब बजट एट कंप्लीशन मैंने किया हुआ था, लेकिन बजट के लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि पहले लेट्स से यहाँ पे 80,000 था, अब 80,000 की जगह 90,000 हो गया। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मैंने जितना प्लान किया था अगर अर्नड वैल्यू उतनी ही है तो इसका मतलब है टाइम के लिहाज से तो मैं पूरा पूरा चल रहा हूँ। तो मेरा अब एस्टिमेट ये है कि बजट जिस वक्त मेरा प्रोजेक्ट खत्म होना था अभी भी उसी पे होगा, सिर्फ ये है
कि पहले 80,000 में यहाँ पे होना था तो अब ये 90,000 में होगा। लेकिन अभी जो मैंने अजम्पशन लगाई है वो ये लगाई है कि मेरी अर्नड वैल्यू प्लान्ड वैल्यू से कम है, मींस मैं स्केजुअल में भी पीछे जा रहा हूँ और मैं बजट में भी ऊपर जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट 90,000 या इससे ऊपर में खत्म होगा, बल्कि प्रोजेक्ट इस मंथ से यहाँ पे खत्म होने की बजाय अब लेट भी होगा। इस वाली चीज को, ये जो लेट होगा, इसको हम कहते हैं स्केजुअल स्लिप। ठीक है, ये जो स्केजुअल स्लिप है ये बेसिकली मेरी वेरिएंस ही है, ये भी वेरिएंस है। और इसी तरह ये जो बजट से ऊपर गया, बीएससी से ऊपर चला गया, ये भी एक वेरिएंस है। इन दोनों वेरिएंसेस को सर हम इसको कहते हैं स्केड्यूल वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस भी कह सकते हैं इन दोनों ना, चीजों मैं को। आपको बताता हूँ, नहीं, मैं इनको हम कहते हैं वेरिएंस एट कंप्लीशन। ये एक्चुअल में फोरकास्टेड वैल्यू है, ये फोरकास्टेड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू जब हम कर रहे होते हैं ना, वो उस वक्त हम वो वेरिएंस वाला जो आप कॉस्ट वेरिएंस और स्केड्यूल वेरिएंस की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएंस एट कंप्लीशन। कि अभी तक की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए आई एम फोरकास्टिंग कि अब मेरा प्रोजेक्ट कितने में खत्म होगा और कब तक खत्म होगा। अच्छा, अब कितने में, अगर तो मेरी स्केजुअल वेरिएंस यहाँ पे 0 है, मैं पूरे प्लान के मुताबिक चल रहा हूँ, तो बजट तो प्रोजेक्ट यहीं पे खत्म होगा। लेकिन कॉस्ट के लिहाज से जाहिर है पहले 80,000 में होना था, अब 90,000 में होगा। लेकिन अगर मैं स्केजुअल में भी पीछे हूँ तो फिर जाहिर है ये ओवरशूट करेगा उसमें स्केजुअल की टर्म्स में भी। तो यहाँ पे भी एक वेरिएंस आएगी। इस वेरिएंस को हम कहते हैं वेरिएंस एट कंप्लीशन, और ये है बजट एट कंप्लीशन माइनस एस्टिमेट एट कंप्लीशन। ये जो मैंने नया एस्टिमेट लगाया वो। तो अब ये जो वेरिएंस है ये स्केजुअल के पर्सपेक्टिव में है, ठीक है, और ये जो वेरिएंस है वो ऑब्वियसली कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में है। ठीक है, और इसको हम वीएसी स्केजुअल कह सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, और इसको हम वीएसी कॉस्ट कह सकते हैं। अच्छा, ये मैंने खैर एक जनरल आइडिया दिया। तो फोरकास्टिंग में हमने एक तो ये चीजें दी देखी। अच्छा, दूसरी बात हमने ये कहा कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, सो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो मेरी वेरिएंस एट कंप्लीशन है, या ये जो मैंने एस्टिमेट टू कंप्लीट किया, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और वो फैक्टर्स क्या है? एक तो ये हो सकता है कि यार अभी तक की मेरी जो कॉस्ट आ गई, मैंने वो रीजंस आइडेंटिफाई कर लिए जिस वजह से ये कॉस्ट ऊपर गई थी, और उन रीजंस को मैंने एड्रेस भी कर लिया है। तो अब जो बाकी चीज है ना वो प्लान के मुताबिक चलेगी। लाइक लेट्स से मेरा टोटल बजट 80,000 था, 80,000 में से अभी तक मैं 30,000 लगा चुका हूँ। अब बाकी मेरे पास 50,000 बचे हैं पॉकेट में, ठीक है। लेकिन एक और चीज है कि मैंने काम कितना किया है, वो है अर्नड वैल्यू। और लेट्स से मैंने अभी तक सिर्फ 30,000 का काम किया है या 40,000 का काम किया है। अगर मैंने 40,000 का अभी तक काम किया है और टोटल मेरा 80,000 का काम था, तो इसका मतलब है मुझे बाकी काम जो करना है वो करना है 40,000 का। और अब ये जो 40,000 का मुझे मजीद काम करना है, मैं ये देखना चाहूंगा कि यार 40,000 का काम करना है, मैंने अभी तक 50,000 यहाँ पे लेट से लगा चुका हुआ हूँ मैं। तो 40 प्लस 50, वो जो रिमेनिंग काम है, अब वो प्लान के मुताबिक 40,000 में ही हो रहा है। तो मेरे पास टोटल वेरिएंस एट कंप्लीशन 90 हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 80,000 मैं अब 90,000 में काम कंप्लीट करूंगा। सो ये हम एक असम्पशन ये है। दूसरी असम्पशन ये है कि नहीं भाई, जो मेरी अभी तक की कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स या सीपीआई चल रहा है या कॉस्ट परफॉर्मेंस चल रही है, वही आगे कंटिन्यू करेगी। इसका एक और फॉर्मूला है। फिर इसी तरह ये होता है कि यार स्केड्यूल की वजह से भी तो मेरे पास कुछ एस्टिमेट में चेंजेस आएंगी, तो वो भी एक फैक्टर था। और चौथा ये था कि मैंने कहा कि यार अभी तक की जो कॉस्ट आई है वो तो ठीक है, प्लस बाकी का दोबारा से बॉटम अप एस्टिमेट कर, जितना काम बाकी रहता है उसको फिर से एस्टिमेट कर लो। तो ये डिफरेंट फॉर्मूला हमने देखे थे। अच्छा, अब यानी कि दो मेरे पास वैल्यूज आ रही है। एक तो मेरी बजट एट कंप्लीशन की वैल्यू है, और दूसरे मेरे पास एस्टिमेट एट कंप्लीशन है। बजट एट कंप्लीशन वो वैल्यू है जो मैंने शुरू में प्लान की थी कि इतने में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। वेरिएंस एट कंप्लीशन मेरी वो वैल्यू है जो मैं अब फोरकास्ट कर रहा हूं कि बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस एज ऑफ टुडे मेरे पास अब प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट होगा, दैट इज एस्टिमेटेड कंप्लीशन। और वो मैंने अभी आपको बताया, हमने डिफरेंट तीन, आप कल की रिकॉर्डिंग जो लोग नहीं थे वो कल वाली रिकॉर्डिंग सुने तो उनको आइडिया हो जाएगा कि वो हमने कैसे कैलकुलेट किया। अच्छा, अब मैं मैनेजमेंट के पास जाना चाह रहा हूँ, और मैनेजमेंट को, ये मैंने अपनी फोरकास्टिंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर की,
अब मैं मैनेजमेंट के पास जाना चाह रहा हूँ और मैनेजमेंट को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई सर और मैम, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी नाउ टू complete my project while remaining within this 80,000 BSE, and I'm forecasting कि मेरा प्रोजेक्ट अब 90,000 में होगा। तो ये मेरा एस्टिमेटेड कंप्लीशन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज रखते हैं ताकि हम उन फिगर्स को कंपेयर कर सकें। लेट से अभी तक की मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 40,000, और अभी तक की, बल्कि इसको मैं 30,000 कर देता हूँ ताकि आपको 40 इक्वल फिगर्स आ जाती हैं, फिर मसला होता है। ओके, और मैंने जो काम किया है अभी तक का, वो काम है मेरा लेट्स से 20,000 का। तो मैंने 20,000 का काम कर लिया हुआ है और बाकी मेरा 60,000 का काम रिमेनिंग है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? अगर मुझे ये पता करना हो कि मेरा रिमेनिंग वर्क कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा यार टोटल वर्क मेरा कितना था, जिसको हम कहते हैं बीएसी। बीएसी माइनस मैंने अभी तक काम कितना कर लिया है, और मैंने कहा कि मैंने 20,000 का अभी तक काम कर लिया, उसको मैं कह रहा हूँ अर्नड वैल्यू। तो इससे मुझे रिमेनिंग वर्क पता चल जाता है। दैट मीन्स कि 80 माइनस 20, मेरे पास अभी भी 60,000 का काम पेंडिंग है, ये मुझे अभी कंप्लीट करना है। लेकिन अब हम जरा फंड्स का स्टेटस देखते हैं कि फंड्स में हमारी क्या सूरत हाल है। तो फंड्स के अंदर मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास फंड्स रिमेनिंग कितना है, ये तो वर्क रिमेनिंग है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ फंड्स रिमेनिंग कितने हैं। तो फंड्स रिमेनिंग को जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है कि यार मेरे पास टोटल फंड्स कितने थे, 80,000 अगेन बीएससी, माइनस जो मैंने अभी तक लगा दिए हैं विच इज 30,000। तो मैं कहूँगा माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये मुझे दे देगा फंड्स रिमेनिंग। वर्क रिमेनिंग के लिए जो बजटेड कंप्लीशन, जो जितने का टोटल काम था उसमें से जो काम कंप्लीट हो गया वो मैं कर दूंगा, तो बाकी मेरा काम इसमें आ जाएगा। और जो फंड्स रिमेनिंग है उसके लिए हम कहते हैं कि यार मेरे पास बजट एट कंप्लीशन माइनस जो मेरा टोटल फंड्स अवेलेबल थे उसमें से जो एक्चुअली लगा बैठा हूँ उसका जो डिफरेंस है, और हमारे पर्टिकुलर केस में 80 माइनस 30 50,000 आ रहा है। ये मेरे पास फंड्स रिमेनिंग एंड वर्क रिमेनिंग का एक कंपैरिजन आ गया। अच्छा, अब मैं इन बातों को बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर हम यहाँ तक हमने कल किया था और इससे आगे हम चलेंगे। हमने एक बात ये की कि मेरा बजट एट कंप्लीशन जो है वो 80,000 है, पहली बात। दूसरी बात हमने ये कहा कि मेरा अभी तक की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है मेरे पास 30,000। तीसरी बात हमने कहा कि मैंने अभी तक जो काम कंप्लीट किया है वो है मेरे पास 20,000। अच्छा, अब मैंने अपना एस्टिमेटेड कंप्लीशन कैलकुलेट किया, और वो एस्टिमेटेड कंप्लीशन इस तरह कैलकुलेट किया कि यार एक्चुअल कॉस्ट प्लस जो मेरा रिमेनिंग काम बचता है एज पर प्लान रेट वही होगा जो मैंने प्लान किया हुआ था, ठीक है। इसके लिए आपको ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कल वाला लेक्चर पता होना चाहिए। तो बीएससी मैंने माइनस अर्नड वैल्यू मैंने किया था कि अभी तक टोटल जो मुझे काम करना था 80,000 का, और माइनस उसमें से जितना कंप्लीट कर लिया वो मुझे बताएगा कि यार अब बाकी काम मेरा कितना रहता है। तो मैंने कहा अभी तक मैंने 30,000 लगा लिया, प्लस बजट एट कंप्लीशन मेरे पास 80,000 है, और उसमें से मैंने 20,000 का काम कर लिया है, तो मुझे अभी 60,000 का मजीद काम करना है। तो दोनों मिला के मेरे पास ईएसी जो है वो 90,000 आया। तो ये ईएसी भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये जो ईएसी मेरे पास 90,000 आ गया, सर ये इसके बात काइंडली दोबारा एक बार, जी 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 क्या क्या सर चीज ये काइंडली ईएसी दोबारा एक बार बताओ। सॉरी, ईएसी ईएसी की एस्टिमेटेड हमने, कंप्लीशन। ओके, ईएसी की हमने कुछ अजम्पशंस लिखी थी ना अपने माइंड में। आपने कहा था कि 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ईएसी को कैलकुलेट करने के लिए, 4 डिफरेंट सिनेरियोज हमने कंसीडर किए थे। अच्छा, और वो सिनेरियो क्या थे? पहली बात हमने ये कहा था कि यार, अच्छा, जनरल फार्मूला ईएसी का क्या है? अगर मुझे ये चेक करना हो कि एस्टिमेटेड कंप्लीशन कितना होगा, अगर मैं इस प्लॉट पे हूँ, तो मेरे पास ये होगा कि ये मेरी प्लान्ड वैल्यू है, ये बीएससी है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार अभी तक का मेरा खर्चा इतना हुआ, लेट्स से ये अभी तक हुआ, तो एक्चुअल कॉस्ट मेरी ये हो गई। बाकी जो मेरा काम रहता है अर्नड वैल्यू से मैं देखता हूँ, लेट्स से अर्नड वैल्यू इतनी है, जितनी प्लान है इतनी अर्नड है।
बाकी मेरा इतना काम रहता है, इस काम को करने में अब मेरा बजट कितना लग रहा है, उस एस्टिमेट को हम कहते हैं ईटीसी, एस्टिमेट टू कंप्लीट। इसे आप यूं पढ़ा करें, एस्टिमेट टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ये आप खुद से ऐड कर लें साथ, एस्टिमेट टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इसको हम ईटीसी कहते हैं। तो मैंने कहा अभी तक जितना खर्चा हो गया प्लस जो मेरा बाकी का एस्टिमेट है वो दोनों मिलाएंगे तो मेरे पास एस्टिमेटेड कंप्लीशन आ जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला मेरा है एक्चुअल कॉस्ट प्लस ईटीसी। लेकिन अब डिफरेंट सिनेरियो जो बाकी मेरे पास काम रहता है वो कितने में होगा, इसके बारे में 3 या 4 अजम्पशन है। सबसे आसान वाली अजम्पशन पहले कर लेते हैं। वो क्या है, वो मैं कहता हूं कि यार ये जो बाकी काम है ना, इसको दोबारा से बॉटम अप अप्रोच के थ्रू जितना काम मेरा बाकी है उसका एक नया फ्रेश एस्टिमेट लगा लो। बॉटम अप एस्टिमेट के थ्रू फ्रेश एस्टिमेट लगा लो। तो उस केस में क्या होगा, मेरी ईएसी की वैल्यू उस केस में होगी, मेरी ईएसी की वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट प्लस बॉटम अप एस्टिमेट। करेक्ट दानिश यहां तक? जी सर। अच्छा, दूसरा मेरे पास असम्पशन ये है कि यार ईएसी जो है ना, वो हम ये कहते हैं कि अभी तक का जो वेरिएंस आ गई, ये कम हुआ या ज्यादा हुआ, जो भी हुआ। अब मैंने यहाँ पे इस वाली डायग्राम में, अभी तक मैंने आपको सारी डायग्राम ज्यादा वाली बताई है, लेकिन इस पर्टिकुलर में मैं कम वाली बता रहा हूँ। अच्छा, लेट्स से मैंने कहा कि यार अभी तक जितना हुआ सो हो गया, अब जो भी वेरिएंस थी आइंदा नहीं आएगी। तो मेरे पास जो बाकी काम है वो जितने का प्लान्ड है उतने का ही होगा, या जो मेरा बजट है उसी बजटेड रेट पे होगा। इसका क्या मतलब है, हमारे केस में अगर मैं ये कहता हूँ कि यार अभी तक मैंने 20,000 का काम किया, ठीक है जी, और 20,000 का काम करने के लिए मैंने 30,000 लगा दिए, इसका मतलब क्या है कि 10,000 का डिफरेंस आ गया अभी तक। अब मेरा बाकी काम कितना रहता है, 20,000 का कंप्लीट कर चुका हूं, बाकी कितना रहता है, मेरा टोटल काम कितना था, वो था बजटेड कंप्लीशन 80,000 का था। तो 80,000 के काम में से 20,000 का काम कर चुका हूं और बाकी मेरा 60,000 का काम रहता है, अगर मेरा उसी इनिशियल एस्टिमेट के मुताबिक काम करता रहे तो। लाइक मैं कहता हूं कि इससे पहले ठीक है मैं 20,000 का काम अपने प्लान या बजट के मुताबिक नहीं कर सका, उससे ज्यादा हो गया, लेकिन वो जो रीजन है वो मैंने एड्रेस कर लिया, मुझे पता चल गया मैं ओवरशूट क्यों किया। लेकिन जो काम का बाकी हिस्सा है वो मैं कहता हूँ ओरिजिनल प्लान या ओरिजिनल एस्टिमेट पे चलूंगा, और वो एस्टिमेट बनता है 60,000। यहां तक दानिश क्लियर है या दोबारा बताऊं? दानिश आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। क्लियर है क्या? जी जी क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, तो एक सिनेरियो मेरे पास ये बनता है कि यार मैं कहता हूँ एक्चुअल कॉस्ट प्लस बाकी जो एस्टिमेट है वो एज इट इज, और बाकी बाकी एस्टिमेट क्या है, टोटल जो काम करना था माइनस जो अभी तक कर लिया है। ये मुझे बताएगा कि बाकी जो मेरा प्लान बचता है वो जो 60,000 वाला वो यहाँ पे आ जाएगा। एक और अजम्पशन हमने कहा कि नहीं यार ये सीन नहीं है, मेरी जो ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई और जो अभी तक की कॉस्ट परफॉर्मेंस चल रही है वही कॉस्ट परफॉर्मेंस बाकी काम पे भी चलेगी। बाकी काम हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है, वो है बीएसी माइनस एंड वैल्यू। तो इसी को जब मैं सीपीआई से डिवाइड कर दूंगा, ये एक और कंडीशन थी, ठीक है। आई होप ये अब आपको याद आ गया होगा। और इसी से हमने एक और तीसरी चौथी कंडीशन निकाली थी जिसमें हमने ये कहा था कि अब हम एसपीआई से भी इसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ आती तो प्लीज डू आस्क मी, ताकि मैं फिर आगे उस हिसाब से अब चलूं। इज दिस क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द डाटा जो हमें अवेलेबल होगा उसके हिसाब से हम फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन के लिहाज से बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन के लिहाज से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, लेट्स से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई और आपको कहते हैं कि यार आप एस्टिमेट करें, ठीक है, आपको कहते हैं कि इतना एक्चुअल कॉस्ट, जैसे ये जो आपके सामने डाटा है यही डाटा है और कुछ भी नहीं बताया हुआ कि क्या सिनेरियो नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे इस पर्टिकुलर केस में? एसी प्लस वर्क रिमेनिंग जो कि बीएसी माइनस ई। नहीं 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 नहीं, ये तो तब है जब मुझे सिचुएशन, हाँ ये तब होगा जब मुझे वो बताएगा कि मसला हल हो गया। अदरवाइज मैं ये अस्यूम करूंगा कि जो अभी तक परफॉर्मेंस चली है वो आगे चलेगी, सिंपल इज दैट। अगर मैंने आपको है ना ये स्पेसिफिकली कि बताया नहीं है कि मसला हल हो गया,
तो इसका मतलब है जो अभी तक चल रहा है मेरी फोरकास्ट वैल्यू वही होगी, वही सीपीआई से मैं डिवाइड कर दूंगा आगे, ठीक है। और उसके जो शॉर्ट वर्जन था वो बजट एट कंप्लीशन डिवाइडेड बाय सीपीआई है, वो आप कल वाले लेक्चर में देख लीजिएगा। ओके जी जी ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अब अगली एक और मुझे एस्टिमेट करना है, और वो एस्टिमेट करना है, देखिए मैनेजमेंट को मैंने अब कन्विंस करना है कि सर और मैम मुझे ना ये बजट एट कंप्लीशन में प्रोजेक्ट होता नजर नहीं आता, तो आप काइंडली हमें एस्टिमेटेड कंप्लीशन अलाउ कर दें। तो उसकी एक जस्टिफिकेशन बनाने का तरीका ये है कि मैं ये मैनेजमेंट को बताऊं कि सर और मैम मुझे बजट के अंदर बीएसी के अंदर रह के अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो तो क्या रिक्वायर्ड सीपीआई होगी, यानी कि टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होगा, इसको कॉस्ट परफॉर्मेंस नहीं पढ़ना, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होगा, मींस अपने प्रोजेक्ट को अब खत्म करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी या क्या परफॉर्मेंस सॉरी देनी पड़ेगी। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में जो अभी तक मेरे हालात हैं, ये मुझे काइंडली सीपीआई कैलकुलेट करके दे सकते हैं इस वाले को सामने रख के। प्रोडक्ट रिमेनिंग डिवाइडेड बाय फंड्स रिमेनिंग, ना बीएससी सीपीआई, माइनस ना ईवी। सिंपली सीपीआई, अच्छा सीपीआई। सीपीआई कह रहे हैं, हाँ ईवी ईवी बाय एसी। हाँ, तो 20/30 तो ये कितना बनता है, 6.666 फालतू है ना। 0 पॉइंट। हाँ वो 66.66, ठीक है। सिक्स मैं आई अस्यूम के 66.67% बनता है, ठीक है। अच्छा, अब उसको 0.66 कह लें या 66.67 कह लें, एनीवेज। अब ये मुझे अभी तक की मेरी जो सीपीआई है वो ये है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि बाकी काम अगर मुझे इसी बजट के अंदर रह के करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा। ये बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो वो बाकी काम मुझे थोड़ा सा 1 से ऊपर जाके करना पड़ेगा। 1 का मतलब है जितना प्लान उतना एक्चुअल, लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं कर सका, मैंने जितना प्लान था एक्चुअल उससे ज्यादा लगा बैठा हूं। तो इसका मतलब है अब जो मुझे परफॉर्मेंस देनी है वो इससे बढ़ के देनी है, 1 से भी ऊपर जाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला ये यूज करते हैं कि भाई मेरे पास काम कितना बाकी है, वर्क रिमेनिंग डिवाइडेड बाय मैं कहूंगा फंड्स कितने बाकी है। अच्छा, अब इससे मैं अगर अपने इन फॉर्मूला को देखूं कि वर्क रिमेनिंग और फंड रिमेनिंग का क्या फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। मेरा कितना काम बाकी है, 80,000 टोटल काम था, 20,000 कर लिया तो 60,000 का काम बाकी है। इसका मतलब है मैं बोलूंगा बीएससी डिवाइडेड सॉरी बीएससी माइनस अर्न्ड वैल्यू, ये मुझे बताता है वर्क रिमेनिंग। फंड्स रिमेनिंग कितना है, टोटल बजट मेरे पास 80,000 था, उसमें से मैं अभी तक कितना लगा बैठा हूं 30,000, तो ये मेरे पास आएगा एक्चुअल में फंड्स रिमेनिंग। अब मैं मैनेजमेंट को कहूंगा कि सर और मैम अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी बीएसी के अंदर अंदर रह के प्रोजेक्ट कंप्लीट करूं तो उसके लिए मुझे कितनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बीएसी माइनस अर्न्ड वैल्यू अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास आता है 60,000, और अगर मैं बीएससी माइनस एसी करता हूं तो वो मेरे पास आता है 50,000, ठीक है। ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1.2 की परफॉर्मेंस मुझे देनी पड़ रही है। तो आप देखिए मैनेजमेंट को आप ये बताओगे कि सर अभी तक की मेरी परफॉर्मेंस ये रही है, जिसको आप कहते हो 1 से बिकम 0.67, अभी तक तो मैं 1 से भी 1 के बराबर भी नहीं दे सका, इवन 1 से बहुत कम है, 0.67 दी है। अब आपका क्या ख्याल है, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बाकी प्रोजेक्ट के हिस्से पे 1 से ऊपर दे दूंगा। 1 से ऊपर का मतलब क्या है कि मैंने सोचा हुआ है, मैंने बड़ी डिटेल्ड एस्टिमेट किए थे और उसमें मैंने बड़ा रियलिस्टिक एस्टिमेट किया था कि भाई एक चीज 10,000 में खत्म बनेगी, तो वो फिर बहुत भी आइडियल केस हो तो 10,000 में ही बनेगी ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं भाई, वो 10,000 का काम जो है ना वो मैं 8,000 में कर लूंगा या 9,000 में कर लूंगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, इवन 10 के अंदर रह के भी कर लें तो बड़ी बात है। इस परफॉर्मेंस को देख के तो यही लगता है। तो फिर मैं मैनेजमेंट को बताऊंगा कि सर और मैम आप अगर हमें ईएसी दे देना, ये जो ईएसी, तो एटलीस्ट मेरे पास 1 की परफॉर्मेंस आ जाएगी। लाइक उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर आप मुझे ये ईएसी दे दें, ये एडिशनल 10,000 मुझे दे दें, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास जो वर्क रिमेनिंग है वो तो वही है, बजट एट कंप्लीशन माइनस अर्न्ड वैल्यू।
काम तो वही 60,000 का ही बाकी है ना, जो मैंने अभी किया। 80,000 का टोटल काम था और उसमें से 20,000 का मैंने कर लिया, तो ये तो वहीं का वहीं है। लेकिन अब फंड्स मेरे पास ज्यादा आ जाएंगे, और वो फंड्स कैसे ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि अब 98 बीएससी की बजाय मेरे पास 90,000 देंगे वो मुझे। तो मैं उनको दोनों चीजें ऐसे कैलकुलेट करके कंपैरिजन के तौर पे लेके जाऊंगा कि अगर आप मुझे ईएसी कर देते हैं तो फिर मेरे पास ये 60,000 का काम है और 60,000 बाकी बचेंगे, तो उसके लिए मुझे 1 की परफॉर्मेंस देनी है। तो ये फिर भी रीजनेबल है कि 60,000 का काम मैं 60,000 में ही कर दूं, ये फिर भी जस्टिफाइड है। ठीक है, तो अब ये मैं दोनों ऑप्शंस मैनेजमेंट के पास रखूंगा, और ऑब्वियसली मैनेजमेंट को नजर आ जाएगा कि यार अभी तक इसने 1 की परफॉर्मेंस नहीं दी, इसने आइडियल परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दी, ये तो बहुत नीचे है उससे, तो ये 1.2 की कैसे दे सकता है। तो मैनेजमेंट में भी मुझे 90,000 दे दे या इससे भी ज्यादा दे। मैं अगर लाइक टॉप मैनेजमेंट हो तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि यार ये 0.67 से इंप्रूव करके कितना ऊपर आ जाएगा। मैक्सिमम आया तो 0.85 पे आ जाएगा, इवन देन ये 1 की परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा, तो मे बी मैं उसको 100 दे दूं। ठीक है, सो ये है एस्टिमेट टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स का मकसद, कि हम ये बताना चाहते हैं कि मेरा जो काम बाकी है उस काम को करने के लिए मुझे क्या परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। और उसमें दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये है कि मैं कहता हूं अगर वही बजट है, बजट एट कंप्लीशन में जाके दें तो क्या परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, और अगर आप मुझे नया बजट दे दें, एस्टिमेटेड कंप्लीशन के बराबर दे दें, तो मुझे क्या परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। अगर तो मैनेजमेंट मेरी इस बात से कन्विंस हो जाती है तो हो सकता है कि मैनेजमेंट अब क्या करे, मैनेजमेंट मुझे ईएसी दे दे, और जैसे ही वो ईएसी अप्रूव करेगी तो ये ईएसी मेरा नया बीएसी बन जाएगा, क्योंकि बीएसी क्या था, वो मेरा अप्रूव बजट था। तो जैसे ही उसने मैनेजमेंट रिजर्व निकाले और मेरे बजट एट कंप्लीशन में ऐड कर दिए, तो अब मेरा बीएसी बढ़ गया, लेकिन वही मेरा नया बीएससी बन जाएगा। ये बात आपको क्लियर है जो मैंने अभी बोली सबको? दो ही रह गए, सॉरी। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। ओके, तो अब इसका मतलब है, अब अगर मैं इसको एक और एंगल से देखूं, वो ये कि जैसे हम कहते थे कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर 1 से कम हो, इफ इट इज लेस देन 1, तो हम कहते थे हमारी परफॉर्मेंस बुरी जा रही है। और अगर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता था तो हम कहते थे कि यार हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। टीसीपीआई उसका उलट है। टीसीपीआई के केस में हम क्या कहते हैं कि अगर मुझे 1 से ऊपर मेरा पास आ रहा है ना, टीसीपीआई की वैल्यू 1 से ऊपर आ रही है, तो दैट इज अ बैड थिंग। व्हाई? ये है मेरी पास्ट परफॉर्मेंस, और पास्ट परफॉर्मेंस में ये कहता हूं कि भाई लेट्स से ये 1 से ऊपर आ रही है, तो पास्ट परफॉर्मेंस में कहता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस आप देखें 1 से ऊपर रही, और इसका मतलब ये है कि मैंने 100 रुपीज लगा के, लेट्स से ये 1.2 है, तो मैं कहता हूं मैंने 100 रुपीज लगा के उसके अंदर रह के 120 का काम कर दिया हुआ है। सो हाउ गुड आई एम गोइंग। लेकिन इधर मैं देखूं टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क मुझे क्या परफॉर्मेंस देनी होगी, दिस इज अ फोरकास्ट। तो भाई जितनी 1 से ऊपर होगी उतना मुश्किल है। अगर यही वैल्यू 1.2 हो, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मुझे अगर काम कंप्लीट करना है बजट के अंदर रह के, तो फिर मुझे 100 रुपीज में 120 का काम करना होगा, विच इज अ डिफिकल्ट थिंग। दैट्स व्हाई आई से कि टीसीपीआई अगर 1 से ऊपर हो जाए तो दैट इज अ बैड थिंग, और अगर मेरे पास टीसीपीआई सॉरी सीपीआई जो है 1 से ऊपर हो जाए तो वी कॉल इट एज ए गुड थिंग। ठीक है, तो ये दोनों के आपके माइंड में रखना है कि टीसीपीआई इज अ फ्यूचर थिंग। अच्छा, ये था टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसके सामने आपके सामने दो फॉर्मूले इसके लिखे हुए हैं। बीएससी माइनस अर्न्ड वैल्यू, ये है मेरे पास वर्क रिमेनिंग, डिवाइडेड बाय बीएससी माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये है मेरे पास फंड्स रिमेनिंग। और मैं तब कह रहा हूँ जब मैं फंड्स का मतलब दे रहा हूँ कि जो ओरिजिनल बजट एट कंप्लीशन है। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास ये है जो मैंने दोबारा चेक किया था, वो सॉरी जो दोबारा आपको बताया था, वो है बीएससी माइनस अर्न्ड वैल्यू, ये है वर्क रिमेनिंग, डिवाइडेड बाय जो मेरा ईएसी, अब नया अगर वो मुझे अप्रूव कर दे तो मेरे पास फंड रिमेनिंग थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि ईएसी में भी बड़ा है। अच्छा, हम जितने भी अभी तक अजम्पशंस लगा रहे हैं ना, ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं, उन सब में हम एक ही बात कर रहे हैं, और वो बात ये कर रहे हैं कि, या एक ही अजम्पशन लगा रहे हैं कि हमारा अभी तक की कॉस्ट ऊपर जा रही है। आपने अपने स्पेयर टाइम में, जब भी आपके पास टाइम हो, एक और सोचें, व्हाट इफ
मेरा बजटेड कंप्लीशन 80,000 है और एस्टिमेटेड कंप्लीशन जो है ना वो मेरे पास आ रहा है 70,000। दैट मीन्स मैं अगर इसके पीछे आप कैलकुलेशंस देखेंगे तो उस केस में हो ये रहा होगा कि मेरी अर्नड वैल्यू 30,000 होगी समवेयर, और मैंने ये 30,000 पे एक्चुअल कॉस्ट जस्ट मे बी 20,000 लगाई हो। मीन्स 30,000 का काम मैंने सिर्फ 20,000 में कर लिया। तो उस सूरत में ज़ाहिर है मैं फोरकास्ट आगे करूंगा तो मैं कहूंगा अब मेरा प्रोजेक्ट 80,000 में नहीं हो रहा बल्कि 70,000 में होगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में फिर क्या होगा कि जाहिर है मैनेजमेंट अपने फंड्स रिलीज करवाना चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर $10,000 फजूल में जो है ना वो ब्लॉक रहे, वो उसको कहीं और शिफ्ट करेगी। तो उस केस में हम ये देखना चाहेंगे कि अच्छा यार अगर मैं 80 से 70 कर देता हूँ तो फिर आपको रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस कितनी देनी पड़ेगी, ये ना हो कि वो 1 से ऊपर चली जाए। ठीक है जी। सो ये हम एक एक वो देखते हैं इसकी तरह पिक्टोरियल फॉर्म में इसकी डिस्कशन एक वो पिम्बॉक गाइड के अंदर एक तस्वीर बनी हुई है, तो आई वुड लाइक कि आप इसको देख लो। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये मेरे मेरा ना वो परफॉर्मेंस लिखी हुई है, सीपीआई कह लें या टीसीपीआई कह लें। ये मेरे पास अगर तो मेरे अपने प्रोजेक्ट की अभी तक की परफॉर्मेंस 1 से कम है, अगर मेरे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस 1 से कम है तो फिर बाकी काम मुझे 1 से ज्यादा रह के करना पड़ेगा। मींस अभी तक अगर मैं ओवर पैसा लगा रहा हूं तो फिर बाकी काम जो है ना वो मुझे कम पैसा लगा के करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई अगर मैं ये कहूं कि बीएससी के अंदर रह के ही मुझे अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो और अभी तक की मेरी जो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि बीएससी के अंदर रह के अगर मुझे काम करना है तो मुझे अपनी जो टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स है या जो मुझे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट while remaining within budgeted completion वो 1 से ज्यादा होगा। अगर मैं 1 पे होता, जो प्लान था उतना ही कर रहा होता तो फिर बाकी प्रोजेक्ट भी 1 पे होता। लेकिन मैंने ये कहा कि अभी तक ये एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि बाकी अभी तक की मेरी परफॉर्मेंस 1 से कम है, तो उसी बजट के अंदर रह के अगर काम करना हो तो फिर मुझे बाकी प्रोजेक्ट पे बाकी हिस्से पे 1 से ऊपर रह के परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और उसी को हम टीसीपी कहते हैं। लेकिन अगर मेरी मैनेजमेंट बजटेड कंप्लीशन को बढ़ा दे यानी कि ईएसी कर दे, एस्टिमेटेड कंप्लीशन के मुताबिक कर दे, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे ये जो परफॉर्मेंस इतनी ऊपर मुझे देनी पड़ रही है ये नहीं देनी पड़ेगी, तो या तो वो 1 के बराबर देनी पड़ेगी या 1 से कम देनी पड़ेगी। तो ये है टीसीपीआई का कॉन्सेप्ट जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। एक आधा एक या दो क्वेश्चन इसमें से लाजमी आते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो हम इसके अंदर देखते हैं रीटा के अंदर वो जो एस्टिमेटेड कंप्लीशन और फोरकास्टिंग के बारे में, ये मैं आपको अच्छा सॉरी दो फॉर्मूले हमारे और रहते हैं। एस्टिमेट टू कंप्लीट मैं बता चुका हूँ और वेरिएंस एट कंप्लीशन भी मैं बता चुका हूँ। यस, ये मैं आज बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये एक ना रीटा ने इस तरह लिखा, ऑल दो आई डोंट एग्री टू दिस, मतलब 100% मैं इसके साथ एग्री नहीं कर रहा हूँ। इसने कहा जो प्लान्ड वैल्यू है ये मेरी ओरिजिनल स्पेंडिंग प्लान है। ठीक है, प्लान्ड वैल्यू 1, प्लान्ड वैल्यू 2, और यहाँ पे ये है मेरी स्टेटस डेट एज ऑफ टुडे जब मैं अपनी प्रोग्रेस चेक कर रहा हूँ, ये मेरा बजटेड कंप्लीशन है। अब लेट्स से मेरी प्लान्ड वैल्यू इतनी है और एक्चुअल कॉस्ट मेरी इतनी हो गई, जितनी प्लान वैल्यू थी उतनी एक्चुअल कॉस्ट है। उसके बाद वो कहता है कि जो बाकी काम मेरा रहता है वो कितने में होगा, उसको वो कह रहा है कि फोरकास्ट स्पेंडिंग प्लान या ईटीसी उसको आप कहोगे। ठीक है, लेकिन इससे वैसे ही एक असम्पशन ये लगा दी कि बाकी काम जो है, हालांकि अभी तक एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे है और वो कह रहा है कि नहीं जी बाकी के लिए आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो उसने उसको ईएसी कर दिया। आई डोंट नो इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन लिखी वो शायद दैट वुड मेक सेंस, बट आप इस वाली फिगर को बेशक रीटा के अंदर भी इसके अंदर ये डिस्क्रिपेंसी है थोड़ी सी, इसको आप इग्नोर कर दें। आपने जो समझना है वो दूसरी वाली फिगर को समझना है जो मैंने अभी तक डायग्राम सुनाई है। अब हम इसको जरा समअप करते हैं इस डायग्राम के ऊपर, और वो क्या, देखिए मैंने अपने मैं यहाँ पे जो ये दरमियान वाली रेड लाइन आप इसको कह लें, ये जो मेरे पास है ना ये मेरा ओरिजिनल प्लान था जिसको आप कॉस्ट बेस लाइन कहते हो। ठीक है जी, और यही मेरी परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस लाइन भी कहलाती है। इसमें आई सेट के मैंने अभी तक जो काम है अर्नड वैल्यू है वो मेरी इतनी है और जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है वो इतनी है ऊपर। और अब मैं मुझे ये नजर आ रहा है कि मैंने
इस मंथ तक, ये जो भी डेट है, इस डेट तक जो काम कंप्लीट करना था वो था ये वाला, इतना काम करना था, लेकिन मैंने इतना किया, इसका मतलब मैं स्केड्यूल से पीछे हूँ, तो अब मेरा प्रोजेक्ट स्केड्यूल पे शायद ना हो सके। दूसरी चीज मैंने ये देखा कि मेरी अर्नड वैल्यू इतनी है और मेरी एक्चुअल कॉस्ट इतनी है, इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो इस केस में मुझे ये नजर आ गया कि मैंने काम थोड़ा किया और पैसा ज्यादा लगा बैठा हूँ, तो इसका मतलब है मैं अब बजटेड कंप्लीशन से ऊपर चला जाऊंगा। तो इसी चीज को जब मैं आगे फोरकास्ट करता हूँ, आगे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि यार ये मेरा एस्टिमेटेड कंप्लीशन बनता है, और वो उसी तरह जैसे हमने कहा था एसी प्लस ईटीसी कैलकुलेट करूंगा, और ईटीसी के वो 4 डिफरेंट कंडीशन है जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इस के नतीजे में एक मेरे पास वेरिएंस ये आई, ये मैंने मैनेजमेंट रिजर्व से पैसा निकाल के और अपने इस बजट को दे दिया, और इसको मैं कह रहा हूँ या दूंगा, अभी मैं भी नहीं दे सका, लेकिन मैंने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बीएसी में प्रोजेक्ट होता नजर नहीं आता, काइंडली एस्टिमेटेड कंप्लीशन पे कर दें। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको आप स्केड्यूल स्लिप कहते हो, और उसको आप स्केड्यूल वेरिएंस भी कह सकते हैं, या मैं कहूँ कि वो वेरिएंस एट कंप्लीशन है विद रिस्पेक्ट टू स्केड्यूल। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, पैसा जनरली वापस नहीं आ सकता अनलेस के कोई बहुत बड़ा मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि एकदम से रेट गिर जाए और वो मेरे पास ना, मैं पैसा कम कर दूं, मतलब मेरा बाकी खर्चा कम हो। अगर एक दफा मैं ऊपर चला गया तो बाकी काम भी ऊपर ही रहेगा, बेशक वो प्लान के मुताबिक भी हो। अभी तक सॉरी अभी तक मैं जितना ऊपर चला गया वो तो कम से कम रहेगा, बेशक बाकी मैं प्लान के मुताबिक भी बना लूं, फिर भी वो जो 10,000 का डिफरेंस यहाँ तक हम बार बार एग्जांपल पे देख रहे थे अभी तक आ गया, वो आगे कंटिन्यू करेगा। अच्छा, स्केड्यूल के केस में ना थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है जी, कि वो उसके अंदर ये डिफरेंस है कि हमारे पास स्केड्यूल कंप्रेशन की कुछ टेक्निक्स अवेलेबल है, और हम उन टेक्निक्स के थ्रू सम टाइम्स ये कामयाब हो जाते हैं कि ठीक है, अभी तो हम पीछे थे स्केड्यूल से, लेकिन जो बाकी काम है वो मैं उन फास्ट ट्रैकिंग के थ्रू, क्रैशिंग के थ्रू, वो जो हमने पढ़ी हुई है, या रिस्क को कम रिड्यूस करके, वो जो आपने डिफरेंट टेक्निक्स में पढ़ी थी, ओवर टाइम है, क्वालिटी को कम करना है, स्कोप को कम करना है, उसमें मैं कहा था कि रिस्क को किसी तरह कम कर लिया जाए, अनसर्टेनिटी को कम कर लिया जाए, तो वो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और फिर हमने फास्ट ट्रैकिंग और वो भी पढ़ा था, तो उन टेक्निक्स को यूज करके हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट यहीं पे खत्म हो, इसी टाइम पे खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन बजट मेरा ऊपर जा रहा है क्योंकि एक दफा मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया तो वो जनरली ऊपर ही रहता है। सो दैट वाज अबाउट द फोरकास्टिंग। अब हम अर्नड वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस अपने साथ प्रैक्टिस करते हैं, और ये याद रखिएगा कि जो आपको एग्जांपल्स करवाई जा रही हैं वो बहुत आप कह लें कि एडवांस वाली कराई जा रही है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसमें जिस हद तक भी पार्टिसिपेट कर सकें करें। आई डोंट नो कि अभी आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी है नहीं देखी, अगर तो नहीं देखी तो फिर मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आप अपने तौर पे कर दीजिएगा। बट मतलब मैं इतना स्किप करने से बता दिया कि मैं एक दफ़ा आपको बता जरूर दूंगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, लेकिन आपने इसको फिर अपने टाइम में करना है, और अगर आपने की भी है, पढ़ी भी है, तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, वो है ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि यार मेरी अभी तक की सीपीआई क्या आई है। लेट्स से फर्स्ट मंथ मेरी, यहाँ पे मेरी डिफरेंट वैल्यूज हैं सीपीआई की, ये है 0.5, सॉरी ये है 1, और लेट्स से ये है 1.5। मैंने कहा यार फर्स्ट मंथ मेरी जो सीपीआई थी ना वो ये थी, 1 से कम थी। सेकेंड मंथ मेरी सीपीआई जो है वो लेट्स से और कम हो गई। थर्ड मंथ में मेरी सीपीआई यहाँ पे आ गई, ऑलमोस्ट 1 के पास पास आ गई। फोर्थ मंथ में मेरी सीपीआई 1 या 1 से ऊपर चली गई। अब आपको क्या ट्रेंड नजर आ रहा है, मेरी सीपीआई पहले एक दफा नीचे गई, मेरी बुरी परफॉर्मेंस हुई, और फिर वहां से इंप्रूव होना शुरू हुआ, ठीक है। तो मैं सीपीआई हर मंथ को उसको भी मॉनिटर करता हूँ, और उससे मुझे अंदाजा होता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है। अब ये आपके सामने एक सिनेरियो दिया गया है, और क्या कहते हैं दानिश, आप करें। उमर तो कल नहीं थे मेरे ख्याल में। उमर, आपने वीडियोस तो नहीं देख सके अभी तक? सर कर लेते हैं प्रैक्टिस। कर लेते हैं, ओके चलें। अच्छा, अब आपके ख्याल में ये क्वेश्चन है जिसमें हम सेइंग कि जी सीपीआई और एसपीआई का कर्व है,
ये वाला मेरे पास SPI का है और ये वाला कर्व जो है वो वही ट्रेंड है जो हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। फर्स्ट क्वार्टर में मैंने CPI ये आई और सेकंड में ये आई, उसके बाद थर्ड क्वार्टर में मेरी CPI ये है और फोर्थ क्वार्टर में मेरी CPI ये है। SPI को देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में मेरी SPI ये थी, सेकंड में मेरे पास ये SPI लेट्स से ये वाली है, थर्ड में मेरे पास SPI ये आई और फोर्थ में ये आई। अब फोर्थ क्वार्टर के बाद एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज हो गया और आपको अपॉइंट किया जा रहा है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। नाउ यू टेल मी, आपके ख्याल में आपको किस चीज के बारे में ज्यादा फिक्र करनी चाहिए या फिक्र करनी भी चाहिए या नहीं, स्केड्यूल के बारे में या कॉस्ट के बारे में? स्केड्यूल के बारे में। स्केड्यूल के बारे में। ओके, पहली बात कि अभी तो को बहुत ज्यादा फिक्र करने की उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से ऊपर है ना, आप स्केड्यूल में जी। भी अहेड ऑफ स्केड्यूल हो और कॉस्ट में तो बहुत ही ऊपर हो, अंडर दी बजट चल रहे हो, बहुत ही सुकून में हो। तो असूल मतलब अगर मैं कह रहा हूँ एब्सोल्यूट टर्म्स में तो दोनों के बारे में कोई ज्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों में से एक कौन सा है, तो यस योर आंसर इज करेक्ट। हमने स्केड्यूल को ज्यादा, क्योंकि वो 1 के करीब करीब है, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो आई वुड बी मोर वरीड अबाउट द स्केड्यूल। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखिए। यू हैव टू बिल्ड अ न्यू फेंस व्हिच विल form a square. Each side is to take 1 day to build and $1,000 has been budgeted per side. तो आपने एक स्क्वायर बनाना है और उस स्क्वायर की जो, सॉरी मैं आपको उसे डाटा देता हूँ अभी, 4 साइड्स हैं ज़ाहिर है स्क्वायर की और हर साइड पे 1000 लग रहा है। ये उन्होंने प्लान किया हुआ है, जो बजट है या एस्टिमेट है वो मेरे पास 1000 का है। अच्छा, उसके बाद एक दिन में एक साइड कंप्लीट होगी, ये टाइम के लिहाज से आप याद रखिएगा। देन द साइड